हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम वाले पोर्शन से हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है। तो आइए जी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल मैनेजमेंट के कौन से आपके फंक्शंस होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और डी को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको ऑप्शन ए के अंदर और बी के अंदर तो जनरल मैनेजमेंट के फंक्शंस दे रखे हैं। पर्सनल मैनेजमेंट के भी ये फंक्शंस होने वाले हैं, बट ये जनरल है जो कि सबके होंगे। डी के अंदर तो कुछ अलग बातें बोल रखी हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से जुड़ी हुई, और सी के अंदर जो है स्पेसिफिकली आपके जो पर्सनल मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस, वो दे रखे। तो इसीलिए हम जो आंसर यहां पे चूज करेंगे, स्पेसिफिक आंसर चूज करेंगे ओवर द जनरल आंसर। आंसर होने वाला है यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, व्हाट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज दैट मे नॉट शो अप इन द बैलेंस शीट बट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द फर्म्स परफॉर्मेंस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसे एक इनटेंजिबल एसेट के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। बच्चे कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर नहीं दिखाया जाता। ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या चीजें आती हैं, हमारे वर्कर्स के एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, उनके ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, हेल्थ, सारी जो हमारे एम्प्लॉयज के फीचर्स है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं जो कि एम्प्लॉयज अपने साथ लेकर आ रहे हैं, वो सभी इस ह्यूमन कैपिटल के अंदर आते हैं। तो यहां पे आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ द एचआरएम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे एचआरएम के फंक्शंस की बात करें तो आप उनको जनरल फंक्शंस में भी डाल सकते हैं और ऑपरेटिव फंक्शंस में भी डाल सकते हैं। ऑपरेटिव फंक्शंस जो कि स्पेसिफिकली एचआर की डोमेन आती हैं, जैसे कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, ये सारी एचआर की डोमेन है स्पेसिफिकली। कंट्रोलिंग जो है ये एचआर का फंक्शन तो है, बट ये स्पेसिफिक इसका ऑपरेटिव फंक्शन, ये जनरल फंक्शन है जो कि सारे मैनेजर्स करते हैं। तो इसीलिए ये एक स्पेसिफिक ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है, तो इसे हम यहां पे अपना आंसर मार्क कर देंगे। अगला सवाल है, एचआरएम डज नॉट इंक्लूड। एचआरएम के अंदर क्या चीजें नहीं आती। एचआरएम के अंदर आपकी जॉब इवेल्युएशन तो आएगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आएगा, जॉब इनरिचमेंट भी आएगी, सेल प्रमोशन जो है ये मार्केटिंग के अंदर आएगा। तो इसीलिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बहुत आसान सवाल था। चलिए जी, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच टू एचआरएम। तो हमारे पास जो एचआरएम की सिस्टम्स अप्रोच है, ये अप्रोच कहती है कि एचआरएम जो है एक सिस्टम है जिसके फर्दर ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं। देखो, कोई भी सिस्टम होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी जो कार है, आपके जो स्कूटर है, वो भी एक सिस्टम की तरह ही है और उनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर वो मिलकर काम करेंगे तभी आपकी कार या स्कूटर चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेंगे। ऐसे ही एचआरएम के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि इसका पार्ट बने हुए हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। डिपार्टमेंटेशन जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है, ना कि स्टाफिंग एचआरएम का। तो इसीलिए यहां पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला सवाल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्या चीजें आएंगी एचआरएम में। एम्प्लॉय ग्रीवेंस आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ओबी का पार्ट है तो नहीं आएगा, जॉब इंसेंटिव्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब आएंगे। तो 1, 3, 4 एंड 5 आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द डायग्नोस्टिक मॉडल ऑफ एचआरएम इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट, सिलेक्ट द कोड ऑफ करेक्ट सीक्वेंस। तो अगर एचआरएम के डायग्नोस्टिक मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि एचआरएम जो है एक डायग्नोस्टिक फंक्शन की तरह है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी बीमारी का डायग्नोसिस करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है कुछ, फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंग दवाई लेते हैं, उसने जो सुझाव दिए उनको इंप्लीमेंट करते हैं
और बाद में इवेल्युएट करते हैं कि जो डॉक्टर ने सुझाव दिए थे वो असल में काम आए भी या फिर नहीं आए। तो यहाँ पे अगर आप इस सीक्वेंस को अरेंज करेंगे तो सबसे पहला आएगा हमारे पास डायग्नोज, फिर आएगा प्रिस्क्राइब, फिर आएगा हमारे पास इंप्लीमेंट और फिर आएगा इवेल्युएट। तो एचआरएम के अंदर भी ऐसे ही होता है, आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करते हैं, फिर क्या करते हैं उसकी कोई सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन को प्रिस्क्राइब करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर फाइनली इवेल्युएट करते हैं कि जो सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया था वो सही रहा या फिर नहीं रहा। तो आंसर हमारे पास बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी का। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम के स्कोप के अंदर क्या क्या चीजें यहां पे हमारे पास कवर्ड होती हैं? फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डायनामिक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। तो हमारे पास एचआरएम के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आती हैं। आपको आपकी एचआर नीड्स को फोरकास्ट करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको रिप्लेस करना है, और एचआर से जुड़े जो भी आपके डायनामिक्स हैं, एचआर अपने आप में एक डायनामिक फील्ड है, एक चेंजिंग फील्ड है, और प्लानिंग करना, एचआर का ऑडिट करना कि कैसा हमारा एचआर के प्रोसीजर्स हैं, काम कर रहे हैं ठीक से नहीं कर रहे, ये सारी चीजें एचआरएम के अंदर आएंगी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बात की गई है कन्वेंशनल एचआरएम की, और लिस्ट 2 में बात की गई है स्ट्रेटेजिक एचआरएम की। तो कन्वेंशनल एचआरएम और स्ट्रेटेजिक एचआरएम के बेसिकली ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है जिनको मैच करना है। तो कन्वेंशनल एचआरएम फोकस करता है स्टाफ स्पेशलिस्ट पे, और स्ट्रेटेजिक एचआरएम फोकस करता है लाइन मैनेजर्स पे। कन्वेंशनल एचआरएम है स्लो और रिएक्टिव, स्ट्रेटेजिक एचआरएम है फास्ट और प्रोएक्टिव। कैपिटल एंड प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है कन्वेंशनल एचआरएम, और स्ट्रेटेजिक एचआरएम फोकस करता है पीपल एंड नॉलेज पे। कॉस्ट सेंटर की बात करता है कन्वेंशनल एचआरएम, और स्ट्रेटेजिक एचआरएम बात करता है इन्वेस्टमेंट सेंटर की। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनने वाला है। अगला सवाल है, द VRIO फ्रेमवर्क यूज्ड इन एचआर फंक्शन इन टुडेज एरा रिफर्स टू 4 क्राइटेरिया। तो VRIO फ्रेमवर्क के अंदर कौन से क्राइटेरिया आते हैं? देखो VRIO जो है ना वो बेसिकली हमारे रिसोर्सेज की बात करता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो वैल्यूएबल होने चाहिए, रेयर होने चाहिए, इनइमिटेबल यानी कि उसे कोई कॉपी ना कर सके, और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। तो आपके पास जो है सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहने वाला है। तो कौन सी चीजें आ गई इसके अंदर? वैल्यू, रेरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर यहां पे बनेगा। अगला सवाल आपको मैथ्स द फॉलोइंग का पर्सनल मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट से सवाल है। तो लिस्ट 1 में है फोकस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट और फोकस ऑफ एचआरएम। तो पर्सनल मैनेजमेंट का आपका फोकस क्या होता है? आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो प्रॉफिट को बाय कंट्रोलिंग द पीपल। बट एचआरएम का आपका फोकस क्या होता है? आप ऐसा एटीट्यूड रखते हो कि आप जो है लोगों को डेवलप कर सको ताकि लोग अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लोगों को डेवलप कर रहे हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इसका बेनिफिट जो है वो मिले। फिलॉसफी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? एक सिंपली पर्सनल मैनेजमेंट को हम एक फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट ट्रीट करते हैं कि हमारा केवल एक फंक्शन है इसीलिए हम कर रहे हैं। बट फिलॉसफी एचआरएम की क्या है कि हम एक ह्यूमेन मैनेजमेंट इसे बना रहे हैं, हम लोगों का जो साइड है उसे कंसीडर कर रहे हैं, एक सिंपल प्लेन फंक्शन मानकर नहीं चल रहे, जो लोग हैं उनको अहमियत दे रहे हैं, ह्यूमेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी ये मैचिंग यहाँ पे बनेगी, और आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बनने वाला है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, लिस्ट 2 और लिस्ट 1 को मैच करना है जी। तो लिस्ट 1 में है सबसे पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव बेसिकली आपकी ऑपरेटिंग फोर्स है जो कि ऑपरेशंस कर रही है ग्राउंड लेवल पे। ब्रांच मैनेजर आपके जो है मिडिल मैनेजमेंट में आएंगे, फोरमैन आपके लोअर मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, और प्रोडक्शन मैनेजर जो आपके हैं टॉप मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा। अगला सवाल है, फंक्शंस ऑफ फर्स्ट लेवल और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर क्या क्या फंक्शन होने वाले हमारे फ्रंट लाइन सुपरवाइजर की, जो कि हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी डायरेक्ट सुपरविजन कर रहा है। तो उनको इंडिविजुअली जॉब असाइन करेगा, उनके ग्रीवेंसेस को देखेगा, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाएगा, उनको टेक्निकल नॉलेज और गाइडेंस देगा, और टॉप मैनेजमेंट या फिर अपने ऊपर जो उसके लोग काम कर रहे हैं जो कि मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हैं उनको कुछ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन भी ग्राउंड लेवल से पास ऑन करेगा। तो सभी इसके फंक्शंस होंगे। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे आपसे पूछ रहे हैं जी इसका सीक्वेंस। और सबसे पहले आपके पास क्या होने वाला है? सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और एप्लीकेशन ब्लैंक होगा, उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रेफरेंस चेक होगा, फिजिकल एग्जाम होगा,
और फिर आप जो है फाइनल सिलेक्शन करेंगे। और ये प्रोसेस जो है आपको जो दिखेगी वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिखेगी, और यही जो है आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, रिक्रूटमेंट इज कंसर्न्ड विद, रिक्रूटमेंट किससे जुड़ा हुआ है जी? सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट, डेवलपिंग अ पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स, गेटिंग एप्लीकेशन, नन ऑफ द अबव। तो रिक्रूटमेंट के अंदर बेसिकली हमारा फोकस होता है कि हम एक पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स डेवलप करें, लोगों को कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करें कि वो कंपनी में अप्लाई करें आगे जॉब लेने के लिए। तो एक पूल बेसिकली हम क्रिएट करते हैं, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अ मिडिल लेवल मैनेजरियल पोजीशन? मिडिल लेवल मैनेजरियल पोजीशन के लिए अगर आपको कोई पर्सन चाहिए तो इनमें से किसे आप रेफर नहीं करोगे? कंपनी की वेबसाइट पे आप इसे डाल सकते हो। कैंपस इंटरव्यू आप कभी भी नहीं करोगे। कैंपस इंटरव्यू से तो आपके फ्रेशर आएंगे, आप कॉलेज में जाकर कैंपस में जाकर इंटरव्यू करोगे तो उससे तो फ्रेश लोग जुड़ेंगे, तो मिडिल लेवल मैनेजरियल पोजीशन वाले तो जुड़ ही नहीं सकते। इसीलिए सीधा सीधा आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही बन जाएगा। हेड हंटर्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब से आप कर सकते हो मिडिल लेवल मैनेजरियल पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे हेड हंटिंग के लिए अगर हम छोटी सी बात करें तो हेड हंटिंग आपका होता है जी एग्जीक्यूटिव सर्च। तो एक प्रोएक्टिव सर्च होती है जिसके अंदर आप ढूंढते रहते हो कि कौन से पर्संस को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आ सकते हैं अच्छी पोजीशन पे। ये भी हो सकता है कि वो पर्संस अभी फिलहाल जॉब नहीं ढूंढ रहे, किसी कंपनी में फिलहाल लगे हुए हैं, बट फिर भी आप प्रोएक्टिवली ढूंढते रहते हो कि कौन से लोगों को हम अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ सकते हैं। दिस इज रेफर्ड टू एज दी हेड हंटिंग। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू वेयर अ सीरीज ऑफ जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड दैट फोकस ऑन हाउ द कैंडिडेट वुड बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन? तो एक सिचुएशन के अंदर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैंडिडेट को देते हैं और वहां पे उसे टेस्टिंग करते हैं कि कैसे वो बिहेव करेगा, क्या उसका फोकस रहेगा, ये सारी चीजें उसकी टेस्ट होती हैं कैंडिडेट की। और ये किसके अंदर होता है? क्या ये बिहेवियरल के अंदर होता है, जॉब रिलेटेड के अंदर होता है, सिचुएशनल के अंदर होता है, या फिर स्ट्रक्चर्ड के अंदर होता है? तो अगर कोई सिचुएशन दे रहे हो तो सीधा सीधा ये आपका सिचुएशनल इंटरव्यू बन जाएगा, और आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाएगा। तो सिचुएशनल इंटरव्यू आपका यहाँ पे आंसर बनने वाला है। अगला सवाल है, स्टेटमेंट वन, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन provides new employees with basic background information they need to perform their jobs satisfactorily। तो हमारे जो नए इंप्लॉयज हैं उन्हें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंपनी के बारे में ताकि अपना काम वो ठीक से कर सकें, तो बिल्कुल सही है ओरिएंटेशन के बारे में। और सेकंड स्टेटमेंट है, ओरिएंटेशन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स न्यू एम्प्लॉय सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो ओरिएंटेशन आपका सोशलाइजेशन का पार्ट होती है। देखो, सोशलाइजेशन एक ब्रॉड प्रोसेस है। आप किसी भी पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हो तो आपको उसे सोशलाइज कराना पड़ेगा, यहाँ के सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, यहाँ कैसे लोग हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे वो काम करते हैं, ये सारी चीजें उसे आपको बतानी पड़ेंगी। तो ओरिएंटेशन जो है एक उसका पार्ट बन जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, और आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो यहाँ पे बताया भी गया जी, ओरिएंटेशन इज वन कंपोनेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स न्यू एम्प्लॉय सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन इज द कंटिन्यूइंग प्रोसेस जिसके अंदर हम जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे अगर वो किसी नई डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या फिर कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ रहा है तो कैसे वो अपने आप को वहां के सोशल एनवायरनमेंट के साथ ढाल सके, ऐसा यहाँ पे एम्प्लॉय को बताया जाता है। तो ओरिएंटेशन जो है वो तो केवल नई एम्प्लॉय का होगा, बट सोशलाइजेशन आपका अगर पुराना एम्प्लॉय भी डिपार्टमेंट चेंज करके जा रहा है, कोई नए डिपार्टमेंट में जा रहा है, उसकी कोई ट्रांसफर हो रही है, तो सोशलाइजेशन तो आपकी उसकी भी होगी। तो सोशलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म यहाँ पे बन जाती है, ओरिएंटेशन केवल नए एम्प्लॉय की होगी और ये इसका एक छोटा पार्ट यहाँ पे बन जाती है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया will be the most suitable when a company wants to limit recruiting to specific area? अगर आप केवल एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही रिक्रूटमेंट करना चाहते हो तो बेटर है वहीं के लोकल न्यूज़पेपर में आप अपनी एडवर्टीजमेंट वगैरह दे दो। तो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स क्या बनने वाला है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, न्यूज़पेपर ही बनने वाला है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोड इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडक्शन प्रोग्राम। तो इंडक्शन का मतलब होता है कि कोई नया पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहा है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीकों के बारे में बताना। तो इसकी क्या प्रोसेस आपकी रहने वाली है? तो सबसे पहले तो है जी, डिफाइन द न्यू एम्प्लॉय नोटिफिकेशन प्रोसेस। तो कोई नया एम्प्लॉय कंपनी के साथ जुड़ा तो कंपनी को नोटिफाई होना चाहिए कि ये नया पर्सन जुड़ चुका है, तो जो भी कंसर्न लोग हैं वो नोटिफाई कर देंगे जी इंडक्शन से कंसर्न लोगों को कि भाई एक नया एम्प्लॉय जुड़ चुका है और उसके लिए इंडक्शन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। और जो लोग उसकी इंडक्शन करने वाले हैं वो पहले तो डिफाइन करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस इंडक्शन प्रोग्राम के, क्या क्या चीजें एम्प्लॉय को सिखानी है,
और साथ ही वो ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन हमारी ऑडियंस है यहाँ पे, जैसे वो नया एम्प्लॉय उनकी ऑडियंस है यहाँ पे। फिर वो डिजाइन करेंगे क्या कंटेंट उसे प्रोवाइड किया जाना है, किस मोड से प्रोवाइड किया जाना है, क्या उसे एक सीडी प्रोवाइड करके दे दें या फिर उसे मैनुअली फेस टू फेस जाकर बताना है। तो ये डिजाइन किया जाएगा एक कंटेंट, और उसका मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड किया जाएगा, और बाद में उससे फीडबैक भी लिया जाएगा कि जो हम चीजें तुम्हें बता रहे थे क्या तुम्हें समझ में आ गई या फिर नहीं समझ में आई। तो एक बेसिक ये आपका प्रोसेस रहने वाला है एक किसी भी इंडक्शन प्रोग्राम का, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है प्रमोशन इज अ मूव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अ हायर पोजीशन दैट हैज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायर्स मोर एडवांस्ड स्किल्स। तो प्रमोशन के अंदर एक पर्सन जो है वो हायर पोजीशन पे जा रहा है जहां पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज्यादा स्किल्स उससे रिक्वायर्ड है। रीजन दिया प्रमोशन में नॉट इन्वॉल्व रेज इन स्टेटस बट अ हाइक इन सैलरी इज अ मस्ट। तो अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो आपका स्टेटस बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये कहना गलत होगा कि प्रमोशन में नॉट इन्वॉल्व अ रेज इन स्टेटस। तो ये यहाँ पे गलत बात बोली गई है और इसलिए रीजन आपका सही नहीं है, और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ए इज करेक्ट वेयर इज आर इज इनकरेक्ट बन जाएगा। अगला सवाल है an interview in which the applicant is interviewed sequentially by several persons and each rates the applicant on a standard form is called। तो एक एप्लीकेंट को अलग अलग पर्सन सिक्वेंशियली इंटरव्यू कर रहे हैं और अपनी रेटिंग जो है वो उसे एक्सटेंडेड फॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली एक आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू चल रहा है। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सारी पढ़ेंगे एक बार, तो एक तो है जी अनस्ट्रक्चर्ड, दूसरी है स्ट्रक्चर्ड, जॉब रिलेटेड, मास इंटरव्यू। तो आसानी से आप अपना सही आंसर टिक कर पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू आपका आंसर यहाँ पे सही बन जाएगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मैगजीन्स एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेस एक्सपेंसिव, लॉन्ग लीड टाइम फॉर एडवर्टीजमेंट प्लेसमेंट, रीच अ डाइवर्स ऑडियंस, मेनी अनमोटिवेटेड एप्लीकेंट्स। तो अगर आप मैगजीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो रिक्रूटमेंट के लिए तो आप उस ऐसा करने से आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, लेस एक्सपेंसिव तो नहीं है, और काफी टाइम भी लग जाएगा आपको एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने में, तो ये कोई एडवांटेज तो बना ही नहीं। आप डाइवर्स ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, तो जो भी लोग आपकी मैगजीन पढ़ रहे हैं वो डाइवर्स ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज है। मेनी अनमोटिवेटेड एप्लीकेंट्स, सब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि काम वाम करते नहीं, सिर्फ मैगजीन ही पढ़ते हैं, तो ऐसे भी जॉब के लिए आपके पास आ सकते हैं। तो ये आपके लिए एडवांटेज नहीं बना, और इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव while selection is negative in its application। रीजन है रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द जॉब सीकर्स while selection rejects a large number of unqualified candidates। तो रिक्रूटमेंट के अंदर हमारा फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में अप्लाई करें, एक पॉजिटिव अप्रोच हमारी रहती है। सिलेक्शन के अंदर हम जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको निकाल देते हैं, हमारी नेगेटिव अप्रोच रहती है, और इसीलिए आपकी असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है इंडक्शन इज एन इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन ऑन मिसलेनियस इश्यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो असर्शन कह रही है कि इंडक्शन आपका इनफॉर्मल होता है, तो ये बात यहाँ पे गलत कह दी कि इंडक्शन जो है वो आपकी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, और जनरली तो फॉर्मल इंडक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। फॉर्मली जो भी नए इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं उनकी इंडक्शन करी जाती है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीकों के बारे में समझाया जाता है। रीजन दिया गया the rationale of induction is to ensure effective integration of staff into और across the organization for their mutual benefit। तो इंडक्शन का रैशनल तो यही है कि हम चाहते हैं कि बाहर से जो लोग जुड़ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, जिससे हमें भी फायदा हो और उन्हें भी फायदा हो। तो रीजनिंग तो सही है, असर्शन आपकी गलत है, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। स्कोप फॉर रिजेंटमेंट, जेलेसीज एंड हार्ड बर्न दे आर अवॉइडेड। तो अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते, जो काफी सारे सुटेबल कैंडिडेट्स थे उनमें से किसी एक को प्रमोट कर दे तो बाकी सारे जेलस फील करते, तो आपने एक्सटर्नल का इस्तेमाल किया और आपको ये सब नहीं फेस करना पड़ा, तो एक्सटर्नल का एडवांटेज हो गया। गुड परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड। तो जिन एम्प्लॉइज ने अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दिखाई आपने उन्हें रिवॉर्ड ही नहीं दिया यहाँ पर, तो ये तो इसका कोई एडवांटेज बना ही नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे इट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, रेदर इट इज एन एडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट।
कंप्लायंस विद द रिजर्वेशन पॉलिसी बिकम्स इजी, तो अगर कोई रिजर्वेशन है तो बाहर से लोगों को लाकर आप पॉलिसी से कंप्लाई कर सकते हैं, और नया स्किल, नए टैलेंट वगैरह जो है ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे, फ्रेश ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज है। तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन 2 बनेगा कि ऑप्शन 2 आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिसाइडिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट इन सिलेक्शन मेथड। तो अगर आपको सिलेक्शन के टेस्ट करने हैं तो उसके अंदर आपको बताना है इनमें से कौन सा एक रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी का मेथड नहीं है। ये चार मेथड आपको कुछ बता रखे हैं और इनमें से आपको आपका आंसर पहचानना है। तो अगर इन चारों मेथड्स की हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेथड की। तो इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक ही टेस्ट जो है वो 2 बार एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को देते हैं। तो हम देखते हैं कि पहली बार उस टेस्ट में कैसा स्कोर आया था और दूसरी बार कैसा स्कोर आया था। अगर दोनों बार के जो स्कोर है वो आपस में कोरिलेटेड है तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट हमारा रिलायबल है। फिर है स्प्लिट हाफ टेस्टिंग। स्प्लिट हाफ टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि एक जो हमारा टेस्ट है उसको 2 में स्प्लिट कर देते हैं और दोनों पार्ट जो है वो हमारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक ही समय पे दे देते हैं। तो एक ही ग्रुप को हम वो दोनों पार्ट दे रहे हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है कि क्या दोनों पार्ट हमारे स्टूडेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं सही तरीके से या नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पार्ट 1 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट पार्ट 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। जो स्टूडेंट्स के स्कोर है वो दोनों पार्ट में कोरिलेटेड हैं या फिर नहीं है, ये हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। फिर है एक्सपेक्टेंसी चार्ट। एक्सपेक्टेंसी चार्ट में हम क्या करते हैं, हम एक खुद एक्सपेक्टेंसी तैयार करते हैं कि एक एम्प्लॉय कि सक्सेसफुल होगा जॉब पे या नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और निकालने के लिए बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हैं, उनका बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें देख के एक हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। और फिर देखते हैं कि टेस्ट में उनका स्कोर क्या आया। अगर किसी का टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आया बट हमने एक्सपेक्टेंसी निकाली उसकी, तो एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़िया निकल कर आई कि एम्प्लॉय सक्सेसफुल होगा, तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट जो है यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है। अगर एक्सपेक्टेंसी डायग्राम के अंदर भी आपका स्कोर अच्छा निकल कर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी अच्छी निकल कर आ रही है और टेस्ट में भी स्कोर अच्छा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट आपका रिलायबल है, आप उस पर रिलाय कर सकते हैं। रीजियोसेंट्रिक अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये अप्रोच मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ी हुई है। जो मल्टीनेशनल कंपनी आप अपने बहुत अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में काम कर रही है, वो एक रीजन को कैसे ट्रीट करती है उससे जुड़ी है रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ए जो है वो आपका सिलेक्शन मेथड की रिलायबिलिटी जज करने का तरीका नहीं है और इसीलिए ए जो है रीजियोसेंट्रिक अप्रोच है, आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल आपको है मैच द फॉलोइंग का। तो आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल, ये आप कैसे जज कर सकते हैं, या आप पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पे जज कर सकते हैं। फिर है फाइंडिंग मोस्ट सुटेबल एरिया ऑफ वर्किंग, या आप वोकेशनल टेस्ट के बेसिस पे जज करेंगे कि कौन सी वोकेशन आपके लिए मोस्ट सूटेड है। इंटरेस्ट और पोटेंशियल को जज करने के लिए आप एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और कैपेसिटी टू थिंक, लर्न एंड ड्रॉ रिलेशनशिप के लिए आप इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो द राइट सीक्वेंस इज गोइंग टू बी डिपिक्टेड बाय ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ प्रमोशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डब्ल्यू.आर. स्प्रीगल। तो डब्ल्यू.आर. स्प्रीगल की बात करें तो इन्होंने प्रमोशन को बेसिकली डिफाइन किया है। बहुत डिटेल में आपको कोई क्लासिफिकेशन तो इनकी नहीं मिलेगी, बट फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो आसानी से इसका आंसर मार्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं जिसमें 1, 2, 3 और 4 आपको दिख रहा हो। तो लॉजिकली सोचिए कौन सी प्रमोशन कंपनी के कंटेक्स्ट में सूटेड होने वाली है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन। डिपार्टमेंटल प्रमोशन मतलब आपके डिपार्टमेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रमोशन हो गई। इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन हो गई। इंटर प्लांट प्रमोशन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में प्रमोशन हो गई। इंटर कंपनी प्रमोशन यहां पे कुछ नहीं होगा। देखो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में प्रमोशन कैसे होगी? अगर कंपनी आपको प्रमोट कर रही है तो अपनी कंपनी में ही तो प्रमोट करेगी। हो सकता है कि अपने डिपार्टमेंट में करे, दूसरे डिपार्टमेंट में करे, दूसरे प्लांट में करे, बट कंपनी तो आपकी वही रहने वाली है। इंटर कंपनी प्रमोशन जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसे आप कट कर सकते हैं जी, और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आएगा कोचिंग, आएगा डेमोन्स्ट्रेशन, आएगा और इसके अलावा हमारे पास आएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाएगा।
वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और रोल प्लेइंग जो है ये आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स बनेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स एक्सपोजेस द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज टू द वेरियस बिजनेस फंक्शंस, डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो अगर आपको कोई नया एम्प्लॉय रिक्रूट किया है आपने, उसे आप बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिविजन और डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो उसे इंडक्शन या ओरिएंटेशन बोला जाता है और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन है यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल है मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आर। तो ट्रेनिंग के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, ब्रॉडली दो मेथड्स हैं। एक हमारे पास है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक हमारे पास है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो यहां पे हमसे पूछ रहे हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपके लेक्चर, सिमुलेशन, लेबोरेटरी ट्रेनिंग आएगा, रोल प्लेइंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वीडियो प्रेजेंटेशन भी आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। जॉब रोटेशन, कोचिंग और जो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है वो आपका है ऑन द जॉब। तो ए एंड बी आपके ऑफ द जॉब है और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द जॉब डिस्क्रिप्शन ट्रेनिंग इंडेक्स टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो JDI टेक्निक इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं जी? इसका इस्तेमाल करते हैं जॉब एटीट्यूड को मेजर करने के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारी जो जॉब की अलग अलग 5 डायमेंशंस है, वर्किंग कंडीशंस, पे, प्रमोशन, सुपरविजन, को वर्कर्स, इनके बेसिस पे वर्कर से कुछ सवाल पूछते हैं और उसके आंसर उसे देने होते हैं और उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि वर्कर का जॉब के प्रति कैसा एटीट्यूड है, वो जॉब से सेटिस्फाइड है या फिर सेटिस्फाइड नहीं है, ये हमें यहाँ पे पता चल जाता है। तो उसे क्वेश्चनर देते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, वो आंसर देता है, उससे उसका जॉब का एटीट्यूड पता चलता है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। अगला आपसे सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है डेवलपमेंट इन HRM इज अ शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस विद टेम्परेरी इंटरवेंशन। रीजन है it is an educational process utilizing a systematic and organized procedure for development of operative employees performance in current jobs। देखो जो डेवलपमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म एंड डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म, तो पहली आपकी गलत हो जाएगी। और डेवलपमेंट बेसिकली आपका जो होता है वो ऑपरेटिव एम्प्लॉइज के लिए नहीं होता, वो मैनेजरियल एम्प्लॉइज के लिए, हायर लेवल एम्प्लॉइज के लिए होता है, बाकी जो नीचे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है उनके लिए। तो यहां पे आपका असर्शन रीजनिंग दोनों गलत हो जाएंगे और आंसर ऑप्शन डी यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल है बेथल मेन ऑफ यूएसए वाज द पायोनियर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ द एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो हमारे जो टी ग्रुप है या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, उनका जो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई वो यूएसए के अंदर बेथल मेन एक प्लेस है वहां से हुई, वहां पे लेबोरेटरी है, वहां से स्टार्ट हुई और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला सवाल आपका है डोनाल्ड कर्क पैट्रिक के अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप उन्हें 4 लेवल्स पे इवेल्युएट कर सकते हैं। उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको यहां पे पहचानना है। देखो करेक्ट सीक्वेंस में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा रिएक्शन, फिर आपके पास आएगा लर्निंग, फिर आपके पास आएगा बिहेवियर और फिर आपके पास आएगा रिजल्ट। यानी कि आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है हमारे पास which one of the following training methods is not a managerial on the job training method। तो on the job training method इनमें से आपका कौन सा नहीं है? कोचिंग ऑन द जॉब है, एक्शन लर्निंग ऑन द जॉब है, जॉब रोटेशन ऑन द जॉब है, मैनेजमेंट गेम्स आपका जो है वो ऑफ द जॉब होगा और इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी आपका बनेगा। देखो एक्शन लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो एक्शन लर्निंग का क्या मतलब होता है कि आप जो है अपने वर्क प्लेस के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बना देते हैं लोगों का, जो कि एक्चुअल आपकी जो वर्क से जुड़ी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर एक्शंस लेते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे सीखते हैं। मतलब वो एक्शन करके सीखते हैं, प्रॉब्लम्स पे एक्ट करते हैं और उससे काफी कुछ उन्हें सीखने को मिलता है। ये टेक्निक जो डेवलप की थी वो रेग रिवांस ने 1982 में डेवलप करी थी। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है match the main concerns of the HRD subsystems given in list 1 with the list 2 and choose the correct code of the matching। तो माय डियर फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है हमारे पास एक सिस्टम की तरह है और उसके अंदर फर्दर ढेर सारे सिस्टम्स आते हैं। तो HRD जो है बताया कि इट इज अ सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंटिन्यूअसली एंड इन अ प्लान्ड वे द कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, ग्रुप्स, टीम एंड द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर ना अलग अलग सब सिस्टम्स आते हैं, जैसे इंडिविजुअल कैरियर को देखते हैं, टीम डेवलपमेंट को, सोशलाइजेशन को, मैनेजमेंट को देखते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं इनके अंदर क्या मेन कंसर्न्स, मेन इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। अगर इंडिविजुअल कैरियर की बात करें तो क्या इशू आ सकता है,
उसकी कमिटमेंट को लेकर इशू आ सकता है। हम तो इंडिविजुअल के कैरियर की बात कर रहे हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड ही नहीं है, तो उसका कैरियर हमारे साथ कैसे जुड़ा होगा? तो ये कंसर्न, एक प्रॉब्लम है। तो इसे आप 3 से मैच कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टीम्स की अगर मैं बात करूं, तो डेवलपमेंट ऑफ टीम्स की हम बात करते हैं, तो यहां पे इशू आता है कि हम टीम तो डेवलप कर देंगे, बट क्या वो टीम कॉम्पिटेंट होगी या फिर नहीं होगी? कॉम्पिटेंसी का इशू आता है। फिर है सोशलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हम एक साथ घुल मिल जाए, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं एक साथ घुल मिल जाए एक दूसरे से। उसमें क्या दिक्कत आएगी? सबकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, तो ये दिक्कत आ सकती है। मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में पावर स्ट्रगल्स आ सकती है, तो ये एक आपका की इशू निकल कर आएगा। तो आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपकी यहां पे करेक्ट मैचिंग बन जाएगी। चलिए अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग का। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेक्निक और उसके एडवांटेज की बात कर रखी है। देखो ट्रेनिंग की आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये आपको असेस करना पड़ेगा, और इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल है। जैसे ऑब्जर्व करके आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चनियर भरवा के, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर इंटरव्यूज के माध्यम से। तो ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो उसका क्या एडवांटेज होने वाला है? तो ऑब्जर्वेशन जो है, आप ऑब्जर्व करके रिलेवेंट डाटा अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन एयर की बात करें तो क्वेश्चन एयर आपके इनएक्सपेंसिव भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी आप इसके अंदर कह सकते हैं। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी भी आपकी इनएक्सपेंसिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। इंटरव्यूज अगर आप कंडक्ट करेंगे तो उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस को जो है साइमल्टेनियसली मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन एयर में एक बार बन गए तो फाइनल आपके हो जाएंगे। तो इंटरव्यू तो आपका 1 से मैच होगा, ऑब्जर्वेशन वाला 2 से मैच होगा। इसके बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या आंसर हमारा बन सकता है A2 और D1 से। A2 और D1 से हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही जो है वो आंसर निकल कर आ रहा है, तो बी हमारा 3 से मैच हो जाएगा और सी जो है वो हमारा 4 से मैच हो जाएगा। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन द राइट सीक्वेंस। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस के जो अलग अलग स्टेजेस हैं आपको राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा जी नीड एनालिसिस स्टेप। आप देखेंगे कि आपको ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है। फिर आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग को डिजाइन करेंगे, अपना जो इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल है, जो आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसकी डिजाइनिंग करेंगे। फिर जो मॉड्यूल आपने बनाया, जो प्रोग्राम आपने बनाया, उसकी वैलिडेशन करेंगे। उसे एक छोटे एक रिप्रेजेंटेटिव ऑडियंस पे या एक छोटे ग्रुप ऑफ ट्रेनीज पे पहले अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है, कोई गलतियां तो नहीं है, और फिर फाइनली उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर देंगे और बाद में उसकी वैल्यूएशन करेंगे कि आपका जो प्रोग्राम रहा ये सक्सेसफुल रहा या फिर फेलियर रहा। So right sequence is going to be denoted by option number C. अगला सवाल है, मेरिट रेटिंग इज नॉट नोन एज। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। परफॉर्मेंस रेटिंग, एफिशिएंसी रेटिंग, मेरिट रेटिंग, एम्प्लॉय इवैल्यूएशन, सर्विस रेटिंग, पर्सनल रेटिंग, परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस अप्रेजल, बहुत अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। बट जॉब रेटिंग जो है वो यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं होता। जॉब की रेटिंग नहीं कर रहे होते, बेसिकली हम उस पे जो पर्सन काम कर रहा है उसकी रेटिंग कर रहे होते हैं। तो आप उसकी एफिशिएंसी की रेटिंग, उसकी सर्विस की रेटिंग, उसके एक्सपीरियंस की रेटिंग कर सकते हो, बट आप जॉब की रेटिंग नहीं करते, और इसलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विच आर दी मॉडर्न मेथड्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और कुछ मॉडर्न मेथड होते हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल एक मॉडर्न मेथड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एक मॉडर्न मेथड है, और बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स जो बार्स है वो भी एक मॉडर्न मेथड है हमारे पास। तो 1, 3 एंड 5 जो है यहाँ पे कवर अप होंगे, और इसलिए आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का इनमें से कौन सा हमारा कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो डेवलपमेंटल यूजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, बट एथिकल और मॉरल वैल्यूज कहीं हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल से स्पेसिफिकली नहीं जुड़ी हुई, और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है, मेरिट रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉई is the process of evaluating the employee performance on the job in terms of the requirements of the job. Reason है, employees merit rating is a technique for fair and systematic evaluation of an employee's capacities and abilities and performance on the specific job. तो दोनों स्टेटमेंट में बेसिकली मेरिट रेटिंग का मीनिंग इन्होंने हमें बताया। क्या असर्शन जो है उसको रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? तो कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही हमें, दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर वही बात लिखी हुई मिल रही है, बस थोड़े से अलग नजरिए से वो लिख दी गई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर कहीं ना कहीं
ए की एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, जो बार्स है, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज फॉर, बार्स की जो टेक्निक है आप किसके लिए यूज करते हो, वो आप परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए इस्तेमाल करते हो, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है आपके पास, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ मेथड्स गिवन है, उनको मैच करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास गिवन है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, तो इसके अंदर आप एक स्केल पे अपनी रेटिंग करते हो, आप कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो और उनके बेसिस पे परफॉर्मेंस डायमेंशन आइडेंटिफाई करके उनको एक स्केल पे प्लॉट करते हो और उसके बेसिस पे अपनी रेटिंग करते हो। तो ये जो है आपका ये बेसिकली 3 से मैच होगा। और उसके बाद अलग अलग और भी मेथड्स हैं, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक मेथड हमें गिवन है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड में आप क्या करते हो, इसके अंदर हमारी जो मैनेजमेंट है और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो गोल्स को सेट करते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपका 4 से मैच हो जाएगा। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है आप क्रिटिकल इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई करके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो, तो यहां से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, a review is heavily influenced only by any one characteristic of the employee whose performance is being reviewed is known as। तो अगर आप एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर देते हो तो हम इसे हेलो इफेक्ट बोलते हैं, कि आपने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक देखा और उसके बेसिस पे पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दी। आपने केवल ये देखा कि एम्प्लॉय जो है टाइम पे ऑफिस आता है और आपने कह दिया कि इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया है, चाहे वो आके काम नहीं करता, बट आपने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक पे उसकी पूरी रेटिंग कर दी। सो दिस इज एन एरर इन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द हेलो इफेक्ट। अगला सवाल है बहुत ही सीधा, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स, जो बार्स है उसके स्टेप्स को आपको राइट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपके साथ डिस्कस किए हमने बार्स के स्टेप्स। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनती है, सबसे पहले क्रिटिकल इंसिडेंट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो हमारे इंसिडेंट्स हैं उनको रिक्लासिफाई अगर करना है तो वो करते हैं, फिर हमारी जो स्केल वैल्यूज हैं उनको असाइन करते हैं हमारे इंसिडेंट्स के ऊपर और फिर हमारा फाइनल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो ये स्टेप्स आपके साथ कोर्स के अंदर क्लास के अंदर डिस्कस कर रखे हैं जी, तो दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा इन्हें। आपका जो आंसर यहाँ पे बन जाएगा इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, which one of the following methods of performance appraisal involves ranking employees from best to worst in a particular trait। तो बेस्ट टू वर्स्ट की रैंकिंग हमेशा चलती रहती है किस मेथड के अंदर, ग्राफिक रेटिंग में ऐसा नहीं होता, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, पेयर्ड कंपैरिजन में भी ऐसा नहीं होता, ऑल्टरनेट रैंकिंग मेथड में आपका ऐसा देखने को मिलता है। देखो इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ना 6 एम्प्लॉइज हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 एम्प्लॉइज हैं और हमें इनको परफॉर्मेंस अप्रेज करके इनकी रैंकिंग देनी है। तो हमारे पास 6 रैंक्स होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि जो 6 मेरे पास इंप्लॉइज हैं उनमें से बेस्ट और वर्स्ट कौन सा है। जैसे मैंने देखा भाई जो बी है वो बेस्ट है और ई जो है वो सबसे वर्स्ट है, तो बी और ई को मैंने हटा दिया। अब ए सी डी एफ बचे, इनमें से बेस्ट कौन सा है, मैंने देखा इनमें से डी बेस्ट है, और इनमें से वर्स्ट कौन सा है, मैंने देखा भाई इनमें से जो आपका सी है वो वर्स्ट है, तो आपने सी और डी को भी हटा दिया। अब ए और एफ आपके पास बचे, इन दोनों में से आपने देखा भाई एफ बढ़िया है, ए इससे बेकार है, तो इसको ऐसे रैंकिंग आपने दे दी। तो बेस्ट वर्स्ट की आपकी यहां पे रैंकिंग चलती रही, इसे ऑल्टरनेट रैंकिंग मेथड कहते हैं। ऑप्शन डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, द बैरियर्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल आर। इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल में कौन से हर्डल्स, कौन से बैरियर्स हमें फेस करने पड़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने बैरियर्स को 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉल्टी अजम्पशन, तो हमारे मैनेजर्स कुछ फॉल्टी अजम्पशंस लेकर चलते हैं कि जैसे जो तरीका उन्होंने सेलेक्ट किया वो बेस्ट है और हमेशा बेस्ट ही रहेगा। उनका पर्सनल ओपिनियन जो है वो बेहतर है एज कंपेयर टू दी फॉर्मल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये कुछ अगर आप अजम्पशन लेके चलते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में दिक्कत आएगी। साइकोलॉजिकल ब्लॉक, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे कोई ब्लॉक है आपके इवेल्युएटर पे या फिर इंप्लॉय की साइड पे, तो जैसे इनसिक्योर फील कर रहा है आपका अप्रेजर इवेल्युएटर कि भाई मेरा जो जूनियर है इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, तो एक इशू हो जाएगा। उसे लगता है कि अप्रेजल करना एक एक्स्ट्रा बर्डन है मेरे लिए। वो जो फेलियर्स ने गलतियां करी हैं उन्हें ये नहीं देखता कि उनकी गलतियां जो हुई हैं वो उसी की वजह से हुई हैं, उसके अंदर ही कुछ कमियां हुई थी, वो नहीं देख रहा। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स में आती हैं। फिर है टेक्निकल पिटफॉल्स, कुछ टेक्निकल पिटफॉल्स भी होते हैं और इसके अंदर हम 2 तरीके के पिटफॉल्स की बात करते हैं। एक तो क्राइटेरिया प्रॉब्लम,
कि जो आप क्राइटेरिया चूज कर रहे हैं वैल्यूएशन के लिए वो कई बार एम्बिगुअस होता है, वेग होता है, क्लैरिटी नहीं होती, तो इस कारण से दिक्कतें आती है। आपके सारे सवाल जो हैं आपको एक जैसे लगते हैं, एम्बिगुअस लगते हैं, और इसलिए आप सही से मैच नहीं कर पाते उन सवालों को अपने एम्प्लॉय के साथ, उसकी परफॉर्मेंस के साथ। और कई बार कुछ डिस्ट्रॉशंस आ जाती हैं, जैसे बायस आ जाता है आपका, किसी एम्प्लॉय को लेके आप बायस्ड हैं, या फिर कई बार आप कुछ गलतियां कर देते हैं वैल्यूएशन के टाइम पे। तो ये सारे आपके बैरियर्स हैं इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल के, और इसीलिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which one of the following statements relating to the performance appraisal methods are not correct? तो कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट नहीं है, आपको यह पहचानना है। स्टेटमेंट 1 है, MBO program is built on the assumption that individuals always need not be responsible and self-directed and thus need to be motivated to work towards the objectives। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि MBO के अंदर तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे इंडिविजुअल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने गोल्स को समझते हैं और उनको हम इन्वॉल्व भी करते हैं गोल सेटिंग के अंदर। तो यहां लिखा है जी नॉट, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगी। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वाज डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स, तो ये आपकी गलत है, क्योंकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को जनरल इलेक्ट्रिक ने 1980s में कहीं डेवलप किया था। Peer evaluation and self appraisal need to be done on well defined parameters in a checklist method। तो चेकलिस्ट मेथड आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का है, उसमें आपका जो सुपीरियर होता है, आपका जो अप्रेजर होता है, वो आपकी रेटिंग कर रहा होता है। पीयर इवेल्युएशन, सेल्फ अप्रेजल, इसमें जनरली हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रही है, फिलहाल आप इसे स्किप करके चल सकते हैं। फोर्स चॉइस मेथड कंसिस्ट ऑफ 7 मेन फैक्टर्स ऑन अ 3 पॉइंट रेटिंग स्केल। तो फोर्स चॉइस मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें जनरली हमें 2 स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं और हमें उसके अंदर से एक चूज करनी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रही, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट जो है वो बन जाएगा। अगला सवाल है लिस्ट 1, लिस्ट 2 आपको गिवन है, आपके पास कुछ रैंकिंग मेथड है और लिस्ट 2 में मेथोडोलॉजी है, तो आइए इनको मैच करते हैं। सबसे पहला है जी आपके पास सिंपल रैंकिंग। सिंपल रैंकिंग के अंदर आप क्या करते हैं, सिंपली ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंकिंग आप कर देते हैं। ऑल्टरनेट रैंकिंग के अंदर आप क्या करते हैं, देखो ऑल्टरनेट रैंकिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले देखो, जैसे आपके पास जो है, मान लेते हैं हमारे पास जो है 6 इंप्लॉइज हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला आइडेंटिफाई कर लेंगे और सबसे लास्ट वाला आइडेंटिफाई कर लेंगे एक बार। फिर हमारे पास जो 4 इंप्लॉइज बचे उसमें से देखेंगे सेकंड बेस्ट कौन बनता है, उसको सेकंड रैंक दे देंगे, और देखेंगे अब बचे हुए में से कौन जो है लास्ट कौन जो है लास्ट आएगा, यानी कि सेकंड लास्ट बनेगा, उसे यहां डाल देंगे। फिर ऐसे 2-2 करके हम उठाते रहते हैं और उनको फर्स्ट और लास्ट जो है उसमें अलॉट करते रहते हैं, इसे ऑल्टरनेट रैंकिंग बोला जाता है। और ये आपका मैच यहाँ पे कैसे होने वाला है, बेस्ड ऑन अ ट्रेट और सेट ऑफ ट्रेट एंड अवॉइड्स सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसके अंदर आपकी सेंट्रल लेवल पे सारे इंप्लॉइज को रेटिंग करने की जो आपकी बायस होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जो है सेंट्रल लेवल पे नहीं कर रहे, आप एक्सट्रीम लेवल्स पे रेटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट ऐसे रेटिंग यहाँ पे कर रहे होते हैं। पेड कंपैरिजन में क्या आप क्या करते हैं जी, पेड कंपैरिजन में आप जो है एक पर्सन को बाकी सबके साथ पेयर बना के कंपेयर करते हैं। और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फोर्स किया जाता है कि आप जो है अपनी जो इंप्लॉइज हैं उनको कुछ परसेंटेज अच्छी रेटिंग में डालो, कुछ परसेंटेज एवरेज में डालो, कुछ परसेंट खराब रेटिंग में डालो, तो ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट उन्हें करना होता है। तो ऐसा हमें इन मेथड्स में करना होता है। तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को तो आप आसानी से सेकंड से मैच कर सकते हैं, एंड्स अप विद प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पीपल इन ईच ग्रुप, तो इसको सेकंड से मैच करेंगे और यहीं से वैसे आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन द टेंडेंसी ऑफ अ सुपरवाइजर टू रेट अ सबऑर्डिनेट लोअर देन हिज परफॉर्मेंस। तो हम अगर अपने सबऑर्डिनेट को उसकी परफॉर्मेंस जो उसने दिखाई है उससे नीचे रेटिंग दे देते हैं, तो ये कौन सा बायस यहाँ पे आ गया, कौन सा इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। देखो इसे हम बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। आपने एक गलत पॉइंट को कंसीडर किया और उसके बेसिस पे इंप्लॉय को नेगेटिव रेटिंग दे दी, आपने बाकी चीजों को कंसीडर ही नहीं किया, इसे हॉर्न इफेक्ट बोला जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन 1 यहां पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एज अ टूल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड जो आपका है इसके अंदर आप कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स को कंसीडर करते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि एम्प्लॉय ने कैसे उन इंसिडेंट्स के अंदर अपना परफॉर्मेंस दिखाई और उसके बेसिस पे उसका अप्रेजल करते हैं। अब इस मेथड के डिसएडवांटेज क्या बनेंगे,
डिसएडवांटेज आपके पास ये सारे बन जाएंगे इसके। सबसे पहला है जी, इट इज डिफिकल्ट टू रेट और रैंक एम्प्लॉइज रिलेटिव टू वन अनदर। आपको दो एम्प्लॉइज को कंपेयर करना तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर एम्प्लॉय के लिए हो सकता है आपके क्रिटिकल इंसिडेंट अलग अलग बनते हो, और दो एम्प्लॉय को अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ने हो सकता है कि अपने क्रिटिकल इंसिडेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो। तो आप कंपेयर करना चाहें एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के रिलेशन में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, उसकी लिमिटेशन बन जाती है। और साथ ही क्रिटिकल इंसिडेंट को डिफाइन करना मुश्किल होता है। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि बहुत ही मुश्किल होता है कि हम सभी इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करें जैसे ही वो अक्कर हुए। नेगेटिव इंसिडेंट्स जनरली ज्यादा हमें विजिबल होते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव इंसिडेंट्स। हमारा जो अप्रेजर है उसको कंटिन्यूसली सुपरविजन रखनी पड़ती है एम्प्लॉय के ऊपर, ताकि वो देख सके कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है क्रिटिकल इंसिडेंट में। और टाइम कंज्यूमिंग है, बर्डनसम है, हमेशा आपको देखना पड़ेगा क्रिटिकल इंसिडेंट में कैसी परफॉर्मेंस हुई, तो इसमें आपका टाइम लगेगा, और बाद में आपको जो है डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा इस इंसिडेंट को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उसमें भी आपका टाइम लग जाएगा। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स यहाँ पे बन जाते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो ए भी इसका डीमेरिट बनता है, बी भी इसका डीमेरिट बनता है। तो यहाँ पे आपको इनमें से एक चूज करना है, इनमें से दोनों आंसर हो सकते थे, बट ऑफिशियल की में इसका आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे दिया गया है। सो आपको इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मार्क करना है। हालांकि टाइम कंज्यूमिंग जो है वो भी इसका इक्वली इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज निकल कर आता है। ये सारे डिसएडवांटेज जो है इसके यहाँ पे आपको मैंने बता दिए हैं, तो आप इन्हें एक बार रेफर कर सकते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। पहला है, द प्रैक्टिस ऑफ रिप्लेसिंग नैरोली डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शंस विद ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ रिलेटेड जॉब्स। देखो इसे हम बोलते हैं जॉब बेंडिंग। जॉब बेंडिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आपकी जो नैरोली डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन है आप उनको ब्रॉडली रिलेटेड कैटेगरीज जो है जॉब्स की उनके अंदर डिफाइन कर देते हैं। आपकी अलग अलग जॉब्स जो थी आप उनको एक ही ब्रॉड कैटेगरी में डाल देते हैं। दिस इज जॉब बेंडिंग, तो ये आपकी गलत है। अ फर्म्स डिसीजन टू पे अबव, बिलो और एट द मार्केट रेट फॉर इट्स जॉब्स, ये फर्म की पे पॉलिसी है, तो यहां पे ये भी गलत हो गया, पे ग्रेड नहीं है। ग्रुप ऑफ जॉब्स दैट आर पेड विद इन द सेम पे रेंज, ये आपका पे ग्रेड है, तो ये भी गलत हो गया। अ जॉब डेट इज सिमिलर और कंपेरेबल इन कंटेंट अक्रॉस दी फर्म्स, तो जो जॉब आपकी जो है बाकी एक दूसरी फर्म से भी कंपेरेबल है, तो वो बेसिकली आपकी की जॉब है, ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलेगी, और हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपकी जनरल मैनेजर की जो जॉब है वो की जॉब है, आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी। इट इज सिमिलर और कंपेरेबल इन कंटेंट अक्रॉस दी फर्म्स। जो भी जनरल मैनेजर होंगे किसी भी फर्म में वो एक जैसा काम जो है कर रहे होंगे, तो इसलिए आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टैंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन। An enterprise should have a clear-cut plan to determine differential pay level in terms of divergent job requirement. तो बिल्कुल आपके पास जो है क्लियर कट प्लान होना चाहिए कि कैसे आप अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग पे जो है वो पे करने वाले हो, तो ये स्टेटमेंट सही है। पेज एंड जॉब्स शुड नेवर बी, पीपल एंड जॉब्स शुड नेवर बी मिंगल्ड, तो ये जनरल बात बोल रखी है कि लोग हैं और जो जॉब है आप उन दोनों को अलग अलग रखो, उन दोनों को मिंगल मत करो, तो जनरल बात कर रखी है, तो इसे फिलहाल स्किप करते हैं। द कंपनसेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन्ड विद सब्जेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल स्किल सेट्स एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहां पे बोल रहे हैं कि आपके जो कंपनसेशन सिस्टम है उनको सब्जेक्टिविटी से डिजाइन करना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि जो कंपनसेशन सिस्टम है उनको आपको ऑब्जेक्टिविटी से डिफाइन करना चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिविटी से डिफाइन कर सको। हालांकि कुछ सब्जेक्टिव एलिमेंट होगा आपके कंपनसेशन सिस्टम में, बट आपकी मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि उसके अंदर आप ऑब्जेक्टिविटी लेकर आ सको, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी कहीं ना कहीं सही नहीं होगी। और फोर्थ स्टेटमेंट है, देयर शुड बी एस्टेब्लिश्ड वेज ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर, तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है और ये भी आपकी सही हो जाएगी, तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास मैच द फॉलोइंग का। सबसे पहले कह रहे हैं, अ पे प्लान इन विच मोस्ट एम्प्लॉइज आर पार्ट ऑफ द सेम कंपन सिस्टम, तो सभी इंप्लॉइज के लिए सेम कंपनसेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे इक्वालिटी है, तो हम इसे इगैलिटेरियन पे सिस्टम बोल सकते हैं। A pay plan in which different compensations are established for employees or groups at different organizational levels, तो अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग पे है। जो टॉप पे हैं उनको इलीट पे मिलेगी, उनको ज्यादा बढ़िया पे मिलेगी, तो इसे एलिटिस्ट पे सिस्टम बोला जाता है। A pay system in which employees are paid on the basis of the jobs they can do, तो आपकी जॉब्स के बेसिस पे, आपके स्किल्स के बेसिस पे पेमेंट हो रही है,
तो दिस इज स्किल बेस्ड पे. द परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द पे स्ट्रक्चर इन अ फर्म, दिस इज इंटरनल इक्विटी. आपको क्या लगता है कि जितनी आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको फेयर पे मिलती है या नहीं मिलती? दिस इज इंटरनल इक्विटी. तो इसकी मैचिंग जो है हमारी ऑप्शन नंबर बी के अंदर से ही आ जाएगी. चलिए अगला सवाल हमारे पास है, हमें इंडस्ट्री और प्रोफेशन को उसके पे प्लान के साथ यहां पे मैच करना है. तो लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखी है. तो लिस्ट वन में सबसे पहले प्रोसेस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग. तो प्रोसेस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि आप जितना प्रोड्यूस करोगे उतनी बेसिकली आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाने वाली है. तो हर इंडिविजुअल के बेस पे आपको यहाँ पे मिलेगी, तो आप इसे इंडिविजुअल बेस्ड पे जो है उससे मैच कर सकते हैं. ऑटोमोबाइल है उसके बाद है यूनिवर्सिटी टीचिंग, और उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है एक स्किल है, तो उस स्किल के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगी. दिस इज गोइंग टू बी अ स्किल बेस्ड पे. तो अगर आप इन्हीं को मैच करने की कोशिश करें कि आप A3 और D1 ढूंढो, तो इसीलिए आप ऑप्शन ए मैच कर पाओगे. और आपका जो ऑटोमोबाइल है वो आपका मैच हो जाएगा जॉब बेस्ड पे, कि आपकी जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में पर्टिकुलर जॉब है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगी. और यूनिवर्सिटी टीचिंग के अंदर तो आपकी जो है फिक्स पे होती है डिपेंडिंग ऑन योर पे स्केल, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड, किस ग्रेड में आप काम कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पे है वो फिक्स कर दी जाती है. तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सबसे फिट बैठेगा. तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है, चूज द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 हमारे पास है, fringe benefits mean anything that includes employees family that has high social and peer recognition. They include health, security and retirement benefits offered to full time employees. तो fringe benefit हमारे पास एक additional compensation की तरह है. हमारे पास जो perks perquisites होते हैं वो फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर आ जाते हैं. जैसे कंपनी की तरफ से आपको कोई कार मिली, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिला, आपकी कोई फैमिली को फैसिलिटीज मिल गई, तो सारी इसके अंदर आती हैं. तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है. सेकेंड स्टेटमेंट है, फ्रिंज बेनिफिट्स एम्स एट इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज. तो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी क्योंकि आपको एडिशनल पर्क्स मिल रहे हैं. एंड आर ऑलवेज नॉन टैक्सेबल इन नेचर. अब लिखा ऑलवेज नॉन टैक्सेबल, ये चीज गलत लिख दी, क्योंकि फ्रिंज बेनिफिट्स जो हैं आपके जो पर्क्स पर्क्विजिट्स हैं उनके ऊपर आपको जो टैक्सेशन है वो जनरली देना पड़ता है. कुछ टैक्स सेविंग मिलती है बट टैक्सेस भी आपको कुछ तो है देने पड़ते हैं. तो ऑलवेज नॉन टैक्सेबल लिख के इसे इन्होंने गलत कर दिया. तो आंसर बनेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आंसर यहां पे बनेगा. अगला सवाल है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2. पहले है लिस्ट 1 में गोल्डन पैराशूट. तो गोल्डन पैराशूट का क्या मतलब है? बेसिकली गोल्डन पैराशूट हमारे पास होते हैं कि हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं, हायर लेवल एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ कुछ एग्रीमेंट करते हैं कि अगर हमारी कंपनी की ओनरशिप या कंट्रोल चेंज होता है तो उनको कुछ काफी ज्यादा इंसेंटिव बोनसेस वगैरह पे किए जाएंगे. तो पेमेंट्स आपको जो देनी पड़ती है इन कनेक्शन विद द चेंज इन ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ कंपनी, दे आर गोल्डन पैराशूट. गेन शेयरिंग आपके पास बेसिकली इंसेंटिव प्लान है जिसके अंदर आप मिलकर काम करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और गेन्स को शेयर करने के लिए. स्टॉक ऑप्शन बेसिकली क्या है? स्टॉक ऑप्शन आपके पास है राइट टू परचेज अ नंबर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी एट टुडेज प्राइस एट सम टाइम इन द फ्यूचर. एनुअल बोनस आपके पास क्या है कि एनुअली आपको बोनस मिल रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो बोनस है आपको जल्दी मिल रहा है, साथ ही मिल जा रहा है. तो दिस इज टू मोटिवेट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स एंड टू इंप्रूव द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी. तो इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा. अगला सवाल है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रिलेटिंग टू थ्योरी ऑफ द वेजेस. तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हमारे पास वेजेस की थ्योरीज है, हमें इन्हें मैच करना है. तो सबसे पहले है जी वेज फंड थ्योरी. तो वेज फंड थ्योरी हमारी किससे जुड़ी है? वेज फंड थ्योरी जुड़ी है एडम स्मिथ से. और फिर है सब्सिस्टेंस थ्योरी. सब्सिस्टेंस थ्योरी आपकी जुड़ी है डेविड रिकार्डो से. और रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी फ्रांसिस वॉकर से. और बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस जो है वो आपकी जुड़ी है जॉन डेविडसन से. तो इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाएगा. चलिए हमारे पास यहाँ पे अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग पर्सनल डिमांड्स, लेबर डिमांड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सवाल आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से जुड़ा हुआ है. ट्रेंड एनालिसिस, मार्कोव एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड स्कैटर प्लॉट. तो अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक आपने पढ़ा है तो यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ट्रेंड और रेशियो एनालिसिस और मार्कोव एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं. स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल नॉर्मली नहीं किए जाते हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलिए अगला सवाल है, एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव पेमेंट्स आर.
तो हम अपने वर्कर्स को इंसेंटिव्स देते हैं, कंपनसेशन जो देते हैं उसमें इंसेंटिव्स भी वर्कर्स को देते हैं। क्यों देते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 पॉइंट दिखे हुए हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता, पॉइंट नंबर डी मुझे दिख रहा है इंक्रीज्ड स्क्रैप। तो इंसेंटिव देने से हम ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा स्क्रैप बढ़ जाए, तो स्क्रैप तो बढ़ना आंसर में नहीं आना चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसको बाहर निकाल देता, ये ऑप्शन नंबर 3 तो मेरी बाहर निकल जाती। इसके बाद है जी ईज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन्स, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। तो इंसेंटिव्स देंगे तो वर्कर सेटिस्फाइड रहेंगे, तो आपका पॉइंट नंबर सी तो आना ही चाहिए। और पॉइंट नंबर सी मेरा किस किस में आ रहा है जी, मेरा यहाँ पे 2 और 4 में आ रहा है। और इसके साथ साथ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट भी होगा, क्योंकि वर्कर्स को इंसेंटिव रहेगा कि अच्छे से काम करो, अच्छे से इक्विपमेंट यूटिलाइज करो, इससे ज्यादा प्रोड्यूस करो ताकि उनको इंसेंटिव मिले। तो बी और सी तो आपके यहाँ पे कवर अप होने वाले हैं, and the correct answer is going to be option number 2, B and C only. Ease in the introduction of new machines is not directly related to incentive payments, तो इसीलिए हमारा जो correct answer बनेगा that is going to be option number 2. चलिए अगला सवाल है, यूज ऑफ इंटरव्यूज एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो हमें असेस करना है लोगों की ट्रेनिंग नीड्स को, कि लोगों को कैसी ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए हम इंटरव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इंटरव्यू का इस्तेमाल करेंगे तो उसके कुछ फायदे कुछ नुकसान होंगे। आपसे फायदों के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस कैन बी मॉडिफाइड, तो बिल्कुल इंटरव्यू के अंदर ये सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आप क्वेश्चंस को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ए पॉइंट तो आएगा ही आएगा। इजी टू एनालाइज, अब इंटरव्यूज जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं और इनको एनालाइज करना हमेशा आसान नहीं होता, तो इसे फिलहाल स्किप करते हैं। कैन एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज दैट कम अप, हाँ तो बातचीत करते समय कोई भी ऐसा इशू आ गया, कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, आपको लोगों से बात करनी होगी तो उसमें टाइम भी लगेगा। तो ए और सी तो आपके डायरेक्टली यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और करेक्ट आंसर हमें जो मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल कॉज एंड अफेक्टिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू। तो अगर आपकी जो ट्रेड यूनियन है उन्हें कोई पॉलिटिकल कॉज भी सपोर्ट करना है और उससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो जाएगी, तो उनको दो चीजों में चूज करना है, क्या तो अपनी प्रोडक्शन को छोड़ दें और या अपने पॉलिटिकल कॉज को फॉलो कर लें। तो बेसिकली एक एथिकल डिलेमा आ गया है उनकी तरफ, एक एथिकल प्रॉब्लम आ गई, एक एथिकल चैलेंज आ गया है कि किस में चूज करें, पॉलिटिकल कॉज को फॉलो करें या फिर प्रोडक्शन को फॉलो करें। प्रोडक्शन अगर छोड़ देंगे तो इकोनॉमी का नुकसान होगा, पॉलिटिकल कॉज अगर छोड़ देंगे तो उनके जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, जो उनके पॉलिटिकल एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। सो दिस बिकम्स एन एथिकल एंड इकोनॉमिक फेनोमेनन, इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला सवाल, दो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है। स्टेटमेंट 1 है, लेबर ऑलवेज गेट्स अ मेजर शेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन। तो अगर प्रोडक्टिविटी में हम गेन कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर कुछ गेन्स हो रहे हैं, तो लेबर को ज्यादा शेयर नहीं मिलता, मैनेजमेंट या फिर शेयर होल्डर ज्यादा शेयर रखते हैं अपने पास, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाएगी। सेकेंड है, पार्शियल स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कर्स अमाउंट टू स्ट्राइक। तो स्ट्राइक का मतलब ये नहीं होता कि पूरा वर्क आपका स्टॉप हो जाए, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ वर्क हो जाए। अगर वर्क के अंदर पार्शियल स्टॉपेज हो गई है, वर्कर्स ने काम करना धीरे कर दिया है, तो ये भी अलग अलग टाइप्स की स्ट्राइक होती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रोसीजर दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में इनमें से कौन सी चीज कंसीडर नहीं होगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग में होगा जी प्री नेगोशिएशन फेज, जहां पे आप नेगोशिएशन की तैयारी करेंगे, सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर, नेगोशिएटर को सिलेक्ट करेंगे, और फिर एक्चुअल में आपकी बार्गेनिंग होने वाली है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, तो इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वर आइडेंटिफाइड बाय चैम्बरलिन एंड कन। तो हमने डिस्कस किया कि इन दोनों ने हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करी है, कंजक्टिव बार्गेनिंग और कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला सवाल बहुत ही सीधा सवाल, सिस्टम्स अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमें किसने प्रोवाइड की है, किसने डेवलप की है। तो जॉन डनलॉप ने डेवलप की है, प्रोवाइड की है, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला सवाल, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखी हैं और हमें मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड यूनियन है और उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। तो INTUC, इसे आप देख सकते हैं 1947 में एस्टेब्लिश हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपकी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1920 में सेटअप हुई थी। और C2 जो है आपकी
सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन वो 1970 में हुई थी, और भारतीय मजदूर संघ बीएमएस आपकी 1955 में हुई थी, और इसीलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज द टर्म कॉइन्ड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल by which the workers of an organization are kept informed as and when required about the affairs of the undertaking and through which they express their opinion and contribute to the decision making process of the management। तो वर्कर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, डिसीजंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैनेजमेंट के, दिस इज सिंपली वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला सवाल, when one individual or group wins at the expense of another individual or group, इसे बोला जाता है जीरो सम कन्फ्लिक्ट। मैं जीता तू हारा, तो तू जीता तो मैं हारा, दिस इज जीरो सम कन्फ्लिक्ट। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रेगे कमिटी इज रिलेटेड टू। तो रेगे कमिटी जो है आपकी 1944 के अंदर अपॉइंट की गई थी टू इंक्वायर द वर्किंग कंडीशंस इन इंडियन इंडस्ट्री, इसीलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमें ये एलिमेंट दे रखे हैं, हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ जॉन टी डनलप्स फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेटिव्स सिस्टम। तो जॉन टी डनलप का जो इंडस्ट्रियल रिलेटिव सिस्टम का फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक्टर्स, कॉन्टेक्स्ट, आइडियोलॉजी, और इधर हमारे पास है डिफरेंट प्रोसेसेस, और इधर हमारे पास आ रहे हैं जी हमारे रूल्स। तो हमारे पास हमारे जो एक्टर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है और आइडियोलॉजी है, इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, बाकी बी और डी हमारे एलिमेंट नहीं होंगे, इसलिए आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला सवाल, कलेक्टिव बार्गेनिंग की डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में आपको मैच द फॉलोइंग का सवाल दिया है यहाँ पे। और सबसे पहले विन लूज। विन लूज का क्या मतलब है कि दोनों पार्टीज जीतना चाहती हैं, दोनों के लिए जीतना एवरीथिंग है, तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। और अगला है लूज विन। तो आप जो है हारने को तैयार हो, आप दूसरे को जिताने को तैयार हो, क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूज लूज, नथिंग फॉर नथिंग, किसी को कुछ नहीं मिला। विन विन, दोनों को सब कुछ मिल गया, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग, दोनों जीत गए, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, फ्रीली एनरोल कर सकते हैं, और वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन से जरूर फायदा मिला होगा, आपके कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो गए होंगे और आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।